नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं खबरें दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली के शमशान घाटों की हालत ऐसी है कि चिताओं को जलाने के लिए 3 से 4 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी सामान्य मौतों के शवों को जलाने में आ रही है। परिजनों को घंटों बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कुछ ऐसा ही हाल कब्रिस्तान में भी है। यहां भी शवों को दफनाने के लिए अब जगह नहीं बची है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 109 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6224 नए मामले सामने आए हैं। पिछले लगातार 2 दिनों से 120 से अधिक लोगों की मौत हो रही थी। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के बाहर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज के साथ अस्पताल प्रशासन ने गलत व्यवहार किया, जिसको लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। क्या है ये पूरा मामला, प्रणय शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा की तरफ से आज एलएनजेपी, दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में से एक एलएनजेपी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी के युवा जो मोर्चा के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वासु जी यहाँ पर है, अशोक गोयल यहाँ पर है। अशोक जी, क्या मुद्दा है जिस पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज देखिए कि एक वीडियो में हमारी बहन अपने पिता से बात कर रही है। वो ये कह रही है, वीडियो में देख रही है कि उनके पिता को वहां पर बेड पर नंगा लिटाया हुआ है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है। उन्होंने कहा मेरी बात कराओ, उनसे वो बात नहीं करा रहे। उसके बावजूद जब वो कह रही है कि हमने कपड़े भेजे, इनको क्यों नहीं पहना रहे, उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे। दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी ज्यादा बदतजामी है। लगता है इस तरह से प्रदर्शन से व्यवस्था और खराब हो सकती है। निश्चित रूप हम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को जगाने आए हैं कि आप अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं, दिल्ली का बेटा कहते हैं। आप इस वीडियो को देखकर आपका दिल नहीं हिलता, आपको ये वीडियो देखकर आपको एहसास नहीं होता कि मैं दिल्ली के बेटा हूँ। एक मेरी दिल्ली के बहन के साथ क्या हो रहा है। अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दीजिए। वासु, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि मौजूदा समय में प्रदर्शन से दूरी रखनी चाहिए और कोई और माध्यम रखना चाहिए मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ, अगर आपको आवाज भी रखनी है तो? आज दिल्ली में इतनी दर्दनाक स्थिति हो रही है। एक बहन अस्पताल में अपने मृत पिता की लाश को लेकर रो रही है। कोरोना की बद इंतजामी इससे बदतर नहीं हो सकती। आप रेड लाइट पे अपने वॉलंटियर खड़े कर सकते हो, आप पूरी दिल्ली में मुस्कुराहट वाले विज्ञापन दे सकते हो, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए आपके पास इंतजाम नहीं है। आज युवा मोर्चा आपको बताना चाहता है, अगर आपके बस की नहीं है तो युवा मोर्चा की टीम को आप इस्तेमाल कर सकते हो कोरोना से लड़ने के लिए। और रही बात बद इंतजामी की, मुख्य तौर पर किस व्यवस्था को लेकर आप लोगों का रोष प्रकट हो रहा है? जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो कौन, उस वीडियो के बारे में? दिल्ली का लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली का प्रमुख अस्पताल है। यहाँ के मरीजों जाके देखो, कोरोना से यहाँ पर लोग मर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था कहाँ है? दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री। हम पूछना चाहते हैं, केजरीवाल जी, आप जब इतने बड़े अस्पताल में कोरोना से संबंधित व्यवस्था नहीं कर सकते तो आपको सीट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली युवा मोर्चा मांग करता है स्वास्थ्य मंत्री और केजरीवाल दोनों इस्तीफा दो। आप देख सकते हैं कि बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और ठीक मेरे सामने आपको मैं अपने सीधे आपको दिखाना चाहूंगा, एलएनजेपी का अस्पताल है जिसके बाहर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। पिछले अगर हम बात करें तो लंबे समय से दिल्ली के अंदर मामले बढ़ रहे हैं और अब रोजाना जो आंकड़ा है मरने वालों का वो भी 100 से ऊपर पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल में राजधानी अस्पतालों की भूमिका भी काफी बढ़ गई है। राजधानी के एलएनजेपी अस्पताल से करीब 9000 मरीज ठीक हो चुके हैं। अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार से खास बातचीत की संवाददाता केशव मोहन मिश्रा ने।
दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना का जो कहर है दिल्ली में लगातार बरकरार है, जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकनायक अस्पताल के एमडी सुरेश कुमार, जिनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर दिल्ली के इस समय क्या हालात है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कोरोना संक्रमित आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस पर ये जो दिल्ली का अस्पताल, इसकी मुख्य भूमिका है कोविड के हिसाब से, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, लोकनायक अस्पताल न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। 2000 बेड हमारे पास कोविड है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। अभी तक हमारे पास 13,000 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ भर्ती हो चुके हैं और 9,000 से ज़्यादा लोग यहाँ से कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ये हमारे डॉक्टर जो हैं, स्टाफ है, नर्सिज हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और बहुत मेहनत की है पेशेंट्स को देखभाल करने में, और उनका जो हाईएस्ट लेवल का जो केयर है वो यहाँ पे हुआ है। आपने कहा कि कोरोना का जो नंबर है बढ़ा है, निश्चित रूप से अभी क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन था, दिवाली था, दशहरा था, छठ पूजन था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग घर से बाहर निकले और जो ट्रांसमिशन है इसका कोरोना का वो बढ़ा, क्योंकि ओवरक्राउडिंग हुई मार्केट्स में, मॉल्स में, पिक्चर हॉल्स में, तो इसकी वजह से ये एक मुख्य कारण रहा। इसके साथ साथ काफ़ी लोग दिल्ली के बाहर के लोग भी यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो वो भी एक कारण रहा कि संख्या बढ़ी है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में मरीजों को किस तरीके से बेड मुहैया हो पाए और उस तरीके से कितने अभी यहाँ पर बेड उपलब्ध हैं और कितने इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं, इस पर भी एक जानकारी आपसे चाहेंगे। हमारा 2000 बेड का, जैसे मैंने बताया, हॉस्पिटल है। उसमें 200 हमारे पास वेंटिलेटर बेड हैं और 400 आईसीयू बेड्स हैं। टोटल 600 बेड्स हैं जो कि क्रिटिकली सिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्सीजन, सेंट्रल ऑक्सीजन के बेड हैं वो हैं लगभग 500, तो 1000 से ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन सपोर्ट के बेड्स हैं। उसके साथ साथ हमारे जो माइल्ड केसेस हैं उनके लिए बेड्स हैं। हमारे पास 100 बेड्स उन महिलाओं के लिए हैं जो डिलीवरी के लिए आती हैं। हमारे पास 100 बेड बच्चों के लिए हैं, न्यूबॉर्न्स के लिए हैं, नर्सरी के, और जो आईसीयू है चिल्ड्रंस का, वो बहुत अच्छा हमारे पास सेटअप है। तो टोटल मिला के हमारे पास अभी 500 पेशेंट भर्ती हैं आज की डेट में, 1500 बेड अभी भी उपलब्ध है। जैसा कि दिल्ली सरकार ने अभी कहा कि कुछ बेड्स बढ़ाने के लिए सभी हॉस्पिटलों में निर्देश दिए गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि बेड बढ़ाने से तो बढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर उपलब्ध करा पाना, उतने बेड्स पर लोगों की देखभाल कर पाना, ये करना कितना मुश्किल होता है एक हॉस्पिटल के? अभी हम डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन, सारा रिक्रूटमेंट चल रहा है। अभी हमने पिछले हफ्ते ही 60 के लगभग नए डॉक्टर लिए हैं और 150 नर्सेज हमने नई ली हैं और 100 और कर्मचारी हमने पिछले महीने में लिए हैं। इसलिए हम ज़्यादा बेड हम ऐड कर पाए और आईसीयू के जो बेड्स हैं उनकी संख्या हमने 430 से बढ़ा करके 600 कर दी है। जी, और जो ठीक होने का आंकड़ा जो यहाँ से लग रहा है, यहाँ की विश्वसनीयता जो है दिल्ली से नहीं पूरे देश में लगातार इस हॉस्पिटल के लिए बनी हुई है। यहाँ जो ठीक होने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो कितने प्रतिशत है और दिल्ली के लिए आखिर किस तरीके से कोरोना संक्रमण रुक सकता है, कैसे रोकथाम हो सकती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ पे जो सक्सेस का आंकड़ा है, जैसे मैंने बताया कि 9,000 से ज़्यादा लोग यहाँ ठीक होकर जा चुके हैं, तो हमारा जो सक्सेस का आंकड़ा है 98% तक लोग यहाँ पे ठीक होकर जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा बीमारी है, जैसे कैंसर है और उसको कोरोना हो गया, या किसी के गुर्दे खराब हो गए, डायलिसिस पे चल रहा है, या किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग, और साथ में एज का फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर है, तो उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। पर हमने निश्चित रूप से देखा है कि जो लोग टाइम से हमारे पास एडमिट हो जाते हैं वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि अभी केजरीवाल सर ने बोला है कि दिल्ली में जो आंकड़ा कोरोना का बढ़ रहा है उसमें एक प्रदूषण की बहुत बड़ी वजह है, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की वजह से दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है या अन्य कोई वजह है दिल्ली में कोरोना बढ़ने? देखिए, प्रदूषण निश्चित रूप से एक फैक्टर है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की क्वालिटी खराब होती है तो फेफड़े पे उसका असर आता है। कोरोना से भी फेफड़े पे असर आता है और एयर क्वालिटी जब खराब होती है उसका भी फेफड़े पे, तो दोनों फैक्टर एक साथ मिलने से ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी होती है और निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो अब ये जो कोरोना के आंकड़े हैं लगभग कम होंगे, कैसे सुधार होगा, इस पर आपका क्या सोच है?
देखिए, अभी हम वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी और निश्चित रूप से केसेस अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए हैं और निश्चित रूप से ये जो युद्ध है कोरोना के खिलाफ हमारे डॉक्टर जीतेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लोकनायक हॉस्पिटल के एमडी सुरेश कुमार। वीडियो जर्नलिस्ट। एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेकर आप लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच साउथ एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष प्रेम चौहान ने भ्रष्टाचार को लेकर नया खुलासा किया है। प्रेम चौहान ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने। आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी के घोटालों को सामने उजागर कर रही है और दावा कर रही है कि बीजेपी एक बड़ा घोटाला एमसीडी के अंदर पिछले कई वर्षों से कर रही है। प्रेम चौहान जी, साउथ एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष, एक नया आज विषय लेके सामने आए और ये विषय है पूर्णिमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। प्रेम भाई, क्या है ये पूरा मामला और इस पर क्या आप लोगों को अब जानकारी मिलेगी? मामला सीधा सीधा ये है, जैसे कि अभी हमने पीसी करके बताया है सारी चीज़ें, उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो हॉस्पिटल बनना था वो 9 करोड़ के आसपास का बनना था। ये दर्शकों को हम समझाते हैं। ये अस्पताल, ये बताइए अस्पताल कहाँ बनना था, इसका टेंडर कितने का निकला था और क्या राशि दी गई? देखिए, इसका जो अस्पताल बनना था वो बनना था कालकाजी में, पूर्णिमा सिटी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नाम से। और इस हॉस्पिटल की कॉस्ट रखी गई थी 9 करोड़ रुपए। अच्छा, ये आज से 10 साल पहले? हाँ जी, 10 साल पहले। 10 साल नहीं, ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये 2005 के आसपास में इसका स्टार्ट हुआ था। उसकी एक टाइम लाइन थी कि इतने टाइम में बन जाना चाहिए, उससे 10 साल लेट हुआ 2015-16 की रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन हमारा मानना ये है, और हमारा नहीं, आप खुद जाके चल के देख सकते हैं, आज तक हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं है। तो ये 10 साल की जगह 15 साल डिले हो गया है। जबकि CPWD सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से क्लॉज 2 में ये साफ साफ है कि अगर कोई ठेकेदार देर करता है तो उसको 10% की पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी कहीं नहीं लगाई गई है। दूसरा, जब हमने उस हॉस्पिटल में जाके देखा तो उसमें कहीं फायर सेफ्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं था, कहीं पर भी लिफ्ट चल नहीं रही थी, कहीं बिजली फिटिंग नहीं थी, ऊपर के सारे फ्लोर बिल्कुल ऐसे ही कबाड़ पड़े हुए हैं। बेसमेंट में जब हमने देखा उसमें तो पानी भरा हुआ है, और पानी कोई नाले का या बाहर से या बरसात का पानी नहीं था। वो पानी जो सबसॉइल का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं किया गया वहाँ पे। वो पानी जमीन से आ रहा है, जैसे गांव में कुआं होता है, कुएं से पानी निकल के आता है तो वो भर जाता है। बाकायदा इंजीनियर्स ने उसमें उस पानी को निकालने के लिए मोटर्स फिट की हुई है वहाँ पे कि पानी भर गया 24 घंटे में इसको फिर निकालेंगे। पहला तो ये आरोप आपका हो गया कि वो अस्पताल अब तक इतने वर्ष हो गए उसका निर्माण नहीं हो पाया है। 100 बेड का वो अस्पताल था, सिर्फ OPD जैसा आपका कहना वो चल रही है। अब इसमें घोटाला कहाँ से हुआ है, कितने का घोटाला हुआ, ये जानकारी आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, घोटाला जो चीफ ऑडिटर की रिपोर्ट है इसमें साफ साफ MCD की है, इंटरनल रिपोर्ट है। ये कोई बाहर से किसी ने नहीं करी है, किसी आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी ने बना के नहीं दी है। ये इनकी अपनी इंटरनल रिपोर्ट है जो चीफ ऑडिटर MCD द्वारा की जाती है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 करोड़ 72 लाख समथिंग कुछ है जो इन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। देनी थी 30 करोड़ रुपए और कर दी 35 करोड़ रुपए। तो ये एक तो साफ साफ घोटाला है। इसके अलावा जब हम इसकी डिटेलिंग में जाते हैं तो आपको मैं साफ साफ बता दूं कि 43 लाख रुपए इसके आज भी मंथली खर्चा हो रहा है इस OPD चलाने के लिए, जबकि दिल्ली सरकार का वही मोहल्ला क्लिनिक बहुत कम में कुछ लाख में चल जाता है। ये 43 लाख रुपए मंथली का खर्चा कर रहे हैं सिर्फ किस चीज़ के लिए? दवाइयाँ देने के लिए, OPD के लिए। वहाँ किसी तरह की सर्जरी नहीं होती, किसी तरह की कोई एक्सरे नहीं होता, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता, कोई एडमिट नहीं होता, कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई बेड नहीं है। तो ये जो आपने एक तो ये बता रहे हैं कि 43 लाख से भी ज्यादा का हर महीने का खर्चा MCD वहन कर रही है। साथ ही में आपने कुछ सवाल भी पूछे थे, उन सवालों के जवाब आपको क्या मिले हैं और क्या वो सवाल थे? सवाल जैसे हमने पूछा कि इसका जिम्मेवार कौन है, तो वो कह रहे हैं कोई जिम्मेवार नहीं है। हम कह रहे हैं इसमें अगर जो देरी हुई किसकी गलती थी, उस पर क्या पेनल्टी लगी, कि किसी की कोई गलती नहीं थी, किसी पे कोई पेनल्टी नहीं लगी। हमने पूछा क्या इसमें फायर NOC का सर्टिफिकेट मिला है आपको, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पे फायर का कोई सिस्टम लगा ही नहीं है तो NOC का नहीं मिलने का, मिलेगा ही नहीं। हमने पूछा कि इसकी जो सबसॉइल की जो टेस्टिंग की रिपोर्ट है वो क्या हमें प्रोवाइड हो सकती है, क्या हम उसको देख सकते हैं, क्या हुई थी? तो ये उसमें जवाब दे रहे हैं कि ये हम ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रही है। मतलब वो MCD को उन्होंने खाला का घर समझ लिया, वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। मतलब ये थोड़ी होता, कहीं थोड़ी फेंक दिया होगा। हर कई 100 करोड़ रुपए मंथली उसकी सैलरी है MCD की। अगर उस कई 100 करोड़ देने के बाद भी ये चीज़ें अगर ये बोला जाए कि वो ढूंढ रहे हैं, हमें मिली नहीं है, तो ये अपने आप में एक मजाक सा लगता है। और घोटाले का आप जिक्र कर रहे हैं वो कितने तरीका है? देखिए, मैं पूरा घोटाला ही, जब हॉस्पिटल बनानी है तो 100% घोटाला है। वहाँ हुआ क्या, नुकसान ही किया है उल्टा। कितना पैसा जा चुका है? 28 करोड़ इनके हिसाब से जा चुका है।
28 करोड़ रुपए ये लोग पे कर चुके हैं। हाँ जी, और इसे उसके बाद जो 43 लाख रुपए महीने का खर्चा है वो सुविधा को और कुछ और देनी थी और दे कुछ और रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का लॉस ही है। इसमें मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि भाजपा जो है अंधी बहरी, मैं क्या शब्द उसके लिए उपयोग करूं, वो सब हो चुकी है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि कैसे काम करना है। बड़ी मशीनें खरीदनी हो तो तुरंत खरीद लेते हैं। कोई हॉस्पिटल का प्रपोजल किसी ने रखा या इन्होंने बनाया सिर्फ मात्र इसलिए ताकि उसमें कमीशन मिल सके। इन्हें पता ही नहीं होता है कि कोई मशीन खरीदने के बाद इसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत होती है, उस ऑपरेटर का कोई इंतजाम नहीं है। एक्सरे मशीन इनकी मेयर लगा के आई थी 1 साल पहले और आज तक उसमें ताला लगा हुआ है क्योंकि ऑपरेटर नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं, इनको सरकार चलाना नहीं आती है। हम काफी दिनों से कह रहे हैं, खास करके निगम तो नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कह रहे हैं आप अगर नहीं चला पा रहे हो तो दिल्ली की जनता का नुकसान मत करो, आप छोड़ दो, हम लोग अच्छा बेहतर चला लेंगे, इतने पैसे में चलाएंगे और अच्छा चलाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पे मुद्दा उठाया गया है वो पूर्णिमा सेठी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है, और देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में इस पर जवाब क्या बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा, दिल्ली। तो वहीं महिलाओं पर लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर करीब 8 महिला संगठनों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिला अपराधों पर सख्त कानून बनाने और अपराधों को रोकने की मांग की। दिल्ली से संवाददाता प्रणेश शर्मा की रिपोर्ट देखिए। विश्व भर में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो मनाया जा रहा है, और ये मांग की जा रही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो रुकना चाहिए। करीब 8 संगठन से अलग अलग जो महिला कार्यकर्ताएं हैं वो आज अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। शारदा जी हमारे साथ है। शारदा जी, आज जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? अगर हम संक्षिप्त में आपसे जानना चाहें, मुख्य तौर पर कौन सा मुद्दा उठाया जा रहा है? हमारी मांग है कि महिलाओं के प्रति जो क्राइम और महिलाओं के प्रति जो हिंसा परिवार से लेकर, समाज से लेकर, देशों से लेकर, हर जगह पर जैसे ही कोई भी आपदा आती है, या आप कोरोना पीरियड में ही देख लीजिए, जितना इसका खामियाजा महिलाओं को और बच्चों को भुगतना पड़ा है उतना शायद ही किसी और वर्ग को भुगतना पड़ा हो। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ये मांग है कि महिलाओं को एक बराबरी के इंसान के रूप में समानता मिलनी चाहिए, और किसी भी तरह के कानून, अभी जैसे हमारी सरकार कहिए जिसने कि अभी लव जिहाद के नाम पर महिलाओं के लिए एक ऐसा घिनौना और अपमानजनक कानून बनाया है जिसके अंतर्गत महिलाएं या कोई भी युवा, लेकिन उसमें तो सरकार का, शारदा जी, कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही वो अपराध बनाया गया है, जो बेटियों के कानून बनाया गया है। 8-8 साल की बच्चियों के साथ, 5-5, 6-6 महीने की बच्चियों के साथ, या बुजुर्ग महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ क्या सरकार की आंख नहीं खुलती है? एक बालिग व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार जो संविधान ने दिया है, उस अधिकार के तहत अगर कोई शादी करता है तो इस बात को लेकर हमारी सरकारों को क्यों चिंता है? सरकारों को ये चिंता क्यों नहीं है कि हमारी बेटियां बेरोजगार हैं, हमारी बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं है, हमारी बेटियों को रोज मारा जाता है। मौजूदा सरकार में अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, कानून है, उन्हें बनाने की आवश्यकता है, और यह जो बनाए गए हैं वो उस तरीके से जमीनी स्तर पर उनका असर नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, कानून अपने आप में एक तरीका हो सकता है, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले, उस कानून को लागू करने वाली जो एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, वो पुरुष प्रधान है। और वो अभी फिलहाल तो इस व्यवस्था के चलते एक धर्म विशेष के नाम पर एक वोट की राजनीति चारों तरफ चल रही है कि जब भी कहीं पर इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई, कभी गाय रक्षा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, और कहीं चीन के नाम पर कोई ना कोई ऐसा ड्रामा खड़ा किया जाता है। अभी भी बंगाल में चुनाव है और इसलिए काफी बड़ी पॉपुलेशन बंगाल में मुस्लिम्स की है। उनके प्रति नफरत फैलाने के लिए, पूरे समाज का एक तरह से बंटवारा करने के लिए ये सरकार समय समय पर इस तरह के कानून लाती है, इस तरह की बातें करती है और इस तरह का जहर बिखेरती है कि लोगों का ध्यान रोटी रोजी से हटकर रोजगार की जो स्थिति है वो सब लोग जानते हैं, युवाओं की जो पढ़ाई की स्थिति है, नई शिक्षा नीति में सब कुछ कॉर्पोरेट घरानों को बेचा जा रहा है। और जिस तरीके से आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा
थोपने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है और जिस तरीके से हर कदम पर ये जहर फैलाया जाता है, उस जहर को और ज्यादा खतरनाक रूप से फैलाने के लिए ये महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा एक अन्याय और अत्याचार का कानून है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो केंद्र सरकार के फैसलों से, उनकी नीतियों से खासा खफा हैं और नीतिगत फैसलों में बदलाव का यहाँ पर जो मांग है वो महिलाओं की तरफ से की जा रही है। अलग अलग 8 जो संगठन है महिलाओं के, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रण शर्मा, दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली बॉर्डर सील करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद से फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। कृषि कानून के विरोध में किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर पुलिस ने दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली आगरा हाईवे पर किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी तरह से बॉर्डर सील किया जा रहा है ताकि किसान दिल्ली न पहुंच सके। ऐसा है, हमने अपने पीसीआर बदरपुर बॉर्डर पे लगातार जो है ना 24 घंटे के लिए लगातार छोड़ रखी है और आज शाम से हम अपनी शक्ति बढ़ा देंगे, नाका भी लगा देंगे और जिधर से भी दिल्ली में एंट्री के पॉइंट हैं, हमारा दुर्गा बिल्डर साइड से है, बसंतपुर पुल है, इधर भी हम सख्ती करेंगे और हमारी पीसीआर और हमारे जवान एनजीओ जो है वो ड्यूटी पर रहेंगे। किसानों से कोई बात हो रही है, किस तरह का हालात रहने वाले हैं, जिस तरह का आह्वान है? हाँ, हमारे एसीपी सिक्योरिटी और हमारे इंस्पेक्टर सिक्योरिटी वो लगातार संपर्क में। किसानों से बातचीत चल रही है जी। कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस बात को लेकर डर है लोगों को कि कहीं कोई हंगामा ना हो, किस तरह की हालात खराब ना हो, उसके लिए फरीदाबाद पुलिस किस तरह से? ऐसा वैसे भी एक महामारी का समय है तो हम लोगों को यही जो है ना संदेश देंगे कि इस तरह के वातावरण में जो है ना दिल्ली में लोग ना जाएं। किसान चलिए खबरों के बीच वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फाइनल रिपोर्ट।